अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हस्ती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत से सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रखने के हवाले से जो इक़दामात हैं जो हम आपको बताते रहते हैं उस पर भी अमल दरामद ज़रूर करते होंगे। तो जनाब जुम्मा है और जुम्मा तो गुज़र चुका है, आज पीर का दिन है, मंडे है, नया दिन है और नए दिन का आगाज़ एक ऐसी अच्छी बात के साथ करेंगे कि एक ऐसी आदत पर आज हमने बात करनी है जो आज का हमारा मौजू है कि जो हमें शायद मामूली लगे लेकिन ये ना सिर्फ दूसरों के लिए परेशानी का बायस बनती है बल्कि ये हमारे अपने किरदार पर भी गहरा असर डालती है। मैं बात कर रही हूँ जनाब दूसरों को तंग करने की आदत के हवाले से। जब हम बचपन में हुआ करते थे ना, छोटे होते थे, तब हम एक दूसरे को तंग कर लिया करते थे, हंसी मजाक कर लिया करते थे तो वो चलता था। लेकिन ये जो हंसी मजाक में हम लोग जो जुमले एक दूसरों को कसते हैं या फिर उनका इस्तेमाल करते हैं ना, और फिर ये हमारे रवैयों का हिस्सा बन जाते हैं। ये जो जुमले हैं या फिर ये मजाक करने की जो आदत होती है और गैर ज़रूरी जो अल्फाज हम चूज़ कर रहे होते हैं, ये कहीं ना कहीं फिर हमारे रवैये की एक हिस्सा बन जाते हैं। अब आपने गौर किया होगा कि बाज़ लोग बग़ैर किसी वजह के भी ना दूसरों को परेशान करने का शौक़ रखते हैं। कभी बेवजह उनके ऊपर तनकीद करते हैं, कभी तंज़िया बातें करते हैं और कभी गैर ज़रूरी मशवरे देते हैं। अब ये आदत जो है दूसरों के साथ साथ हमारे दिलों में भी बेसुकूनी पैदा करती है। इसीलिए अपने रवैयों से हमें सीखना चाहिए। इस हवाले से पहला कदम ये है कि अपनी इस आदत की जड़ तलाश करें। ख़ुद से सवाल करें कि क्या मैं दूसरों की तवज्जो के लिए ऐसा करता हूँ या करती हूँ, या ये जो आदत मेरी है ये इत्मीनानी की वजह से है, या मैं बहुत ज़्यादा बेसुकून हूँ, बेइत्मीनान हूँ, इस वजह से ये चीज़ मेरे अंदर पाई जा रही है। और अगर जड़ समझ ली जाए तो मेरे ख़्याल से तब्दीली का जो एक एस्पेक्ट होता है ना वो आसान हो जाता है। फिर ये कि अपनी बातों और अपने अमल पर भी गौर करें। दूसरों को तंग करने से पहले ये सोचें कि अगर यही बात कोई दूसरा आपसे करेगा तो आपको कैसा महसूस होगा। और इतना सोचने की देरी होती है कि आप देखना कैसे आपके जो अल्फाज है ना वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। अल्फाज का काबू में होना एक आला इंसान की खूबी होती है और एक बड़ा इंसान दूसरों को तंग करने के बजाय उन्हें सहूलत देता है, उनके लिए ज़िंदगी आसान बनाता है, दूसरों की तारीफ़ करता है, उनकी मदद करता है, उनकी खुशियों में शामिल होता है। और यही चीज़ है जो ना दूसरों को उसके दिल के करीब रखती है बल्कि उसके दिल में भी एक कह ले कि करार रखती है, उसको भी सुकून रहता है। तो याद रखें कि इंसान अच्छाई और बुराई का मजमुआ है, दोनों चीज़ें इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, पर लोग उसी ही को याद रखते हैं जो अच्छी खूबियों वाला होता है, जिसके अंदर बुरी आदत कम से कम होती है। मैं ये नहीं कह रही कि बुरी आदत बिल्कुल भी नहीं होती हैं, बुरी आदत होती हैं लेकिन हम उनके ऊपर काबू पाड़ लेते हैं। तो अपनी तमाम ऐसी आदत को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जिनसे दूसरों को तकलीफ़ पहुंचती है। वैसे भी ये एक बेहतरीन मुसलमान की निशानी भी है कि उसके हाथ और उसके ज़ुबान से जो दूसरे मुसलमान हैं वो महफूज रहे। तो इसलिए हम कभी कभी मजाक में ऐसे जुमले बोल जाते हैं, ऐसे अल्फाज का चुनाव कर लेते हैं जिससे जो नेक्स्ट पर्सन होता है उसकी इज़्ज़त मजरू हो जाती है, या फिर कह लें कि वो जो अल्फाज होते हैं उसके दिल को कह ले कि हर्ट करते हैं। वो कई दिनों तक जो है ना उस चीज़ के अंदर वो उससे जूझता रहता है। हमें ये लगता है कि शायद हमने जो अल्फाजों का इस्तेमाल किया है शायद वो नेक्स्ट पर्सन को उतना इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि कहते हैं कि जो अल्फाजों का घाव होता है ना वो कई कह ले कि देर तक उसके जो असरात है ना वो रहते हैं। जो ज़ख़म होता है ना, जो बाहर से ज़ाहरी ज़ख़म लगता है वो भर जाता है, जो लेकिन अल्फाजों के जो ज़ख़म होते हैं ना वो नहीं भरते हैं, उनको भरते भरते टाइम ज़रूर लगता है। तो इसलिए आप ये कोशिश किया करें कि जब भी आप अल्फाजों का चुनाव कर रहे हैं या किसी से भी कोई भी बात कर रहे हैं, इवन दो के मजाक के अंदर भी, तो तब भी आप उस हद तक ना जाएं, उस हद को ना छुएं जिससे किसी की इज़्ज़त मजरूह हो रही है या कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, किसी का दिल दुख रहा है।
तो इस हवाले से ज़रूर आप लोग गौर व फिक्र किया करें और एहतियात भी बरतनी चाहिए। तो ये आज का हमारा जनाब पैगाम था। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब सेहत के हवाले से कि सेहत हमारी कितनी ज़रूरी है अगर हमने इस मौसम से भी बचना है और ख़ास तौर पर बाकी इन्फेक्शन से भी या बीमारियों से भी बचना है। तो जो आयरन है ना, आज हमने उसके बारे में बात करनी है कि हमारी सेहत के लिए एक बुनियादी ग़िज़ाई जुज़ है जो जिस्म में खून के सुर्ख खलियात बनाने और ऑक्सीजन की तरसील में एक अहम किरदार अदा करता है। आयरन की कमी, जिसे आमतौर पर अनीमिया भी कहा जाता है, दुनिया भर में एक बहुत आम मसला है और ख़ास तौर पर ख़वातीन, बच्चों और कमज़ोर मुदाफ़ाती निज़ाम रखने वाले अफराद को ज़्यादातर ये मुतासर करती है। अब इसके नतीजे में आप थकन महसूस करते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है, चक्कर आते हैं और इवन दो कि जो आपकी दिल की धड़कन है वो भी बेतरतीब हो जाती है। अब आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद देता है जो खून के ज़रिए ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में पहुंच जाता है। अब इसके होने की वजूहात में अमूमन बताया जाता है कि आप अच्छी जो है डाइट नहीं ले रहे हैं, ग़िज़ाई कमी है, खून का ज़्यादा बहाव है या फिर कोई बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी ये अनीमिया हो सकता है। अगर पता चलाना हो कि किसी को आयरन की कमी है या नहीं है तो उसमें देखा जाता है कि क्या इसको बिला वजह थकन तो नहीं हो रही है, कमज़ोरी तो नहीं हो रही है, या इसकी सांस तो नहीं फूलती है, दिल की जो धड़कन है वो तो नहीं तेज़ रहती है। तो आज का ये जो सेगमेंट है ना बहुत ख़ास होने वाला है। इसमें हम आयरन की कमी की वजूहात जानेंगे, उसके असरात और उसके बचाव के तरीक़ों पर तसल्ली से बात करने वाले हैं ताकि हमारे जो अपने और हमारे जो प्यारे हैं ना उनकी सेहत का हम लोग ख्याल रख सकें या जिनको भी जो है अनीमिया का प्रॉब्लम है। तो इस पर बात करने के लिए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन ज़ुनैरा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ुनैरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ुनैरा, अनीमिया या जिसको आयरन डेफिशिएंसी कहा जाता है, यूजुअली ख़वातीन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बच्चों में भी कहीं ना कहीं पाई जाती है। तो इसकी कॉमन जो रीज़न्स हैं वो अभी तक हमें क्या पता चली हैं कि इस वजह से ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी होती है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आयरन डेफिशिएंसी की जो बहुत बड़ी वजह है वो ब्लड लॉस होता है। किसी भी केस में आपका ब्लड लॉस हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपको कोई इन्फेक्शन है आपके गट में, उसकी वजह से आपके इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, या किसी और केस में इस तरह से जिस भी केस में आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है उसकी वजह से आपको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके अलावा फीमेल्स के लिए बहुत कॉमन है आयरन डेफिशिएंसी, बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका होता है, सो वो अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। और मैं समझती हूँ कि इसे टैबू समझने की बजाय इसके बारे में ज़रूर डिस्कशन करनी चाहिए। तीसरी वजह ये होती है कि आपकी डाइट में आयरन की कमी। डाइट में आयरन जितना ज़्यादा होगा डेफिशिएंसी के चांसेस उतने कम होंगे। अगर आयरन नहीं होगा डाइट में तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी आपके जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स को प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी की एक वजह आपकी आयरन का एब्जॉर्ब ही ना होना है। अब आप आयरन तो अपनी डाइट में खा रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसमें बहुत सारी वजूहात आ जाती हैं। कुछ आप आयरन के साथ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो उसे एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे, या फिर आपके कोई इस तरह का मसला है जिस तरह के सीलिएक डिजीज़ है, वहाँ पे आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन कम से कम हो जाएगा। अब जैसे आपने कहा कि अब कुछ नेचुरल प्रोसेसेस भी जिसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, विच यू कैन से कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हर महीने हो रहा होता है, तो उसकी वजह से ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन को देखा जाए या जो टीनेजर बच्चियाँ होती हैं उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो इरेगुलर पैटर्न हो जाता है तो उसके लिए फिर किस तरह की डाइट लेनी चाहिए या फिर किस तरह के हमें फूड ग्रुप्स का इंतखाब करना चाहिए अगर हम आयरन डेफिशिएंट की तरफ जा रहे हैं? अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे जो कि 2018 में हुआ है वो ये कह रहा है कि आपके 56% जो एडोलसेंट बच्चियां हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हैं। और अगर हम साउथ पंजाब या फिर रिमोट एरियाज़ की बात करें या इंटीरियर सिंध की बात करें तो वहाँ पे 70% प्लस है। दैट मीन्स आपकी बहुत बड़ी जो है पॉपुलेशन जी फीमेल्स की स्पेशली वो किस चीज़ का शिकार है? आयरन डेफिशिएंसी है। बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें हम डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं? आयरन का जो बेहतरीन सोर्स होता है वो हमेशा एनिमल सोर्सेज होते हैं। अच्छा, जिसमें गोश्त आ जाता है, कलेजी वगैरह आ जाती है,
और हमारे पास अंडे की जर्दी आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा सी फूड की अगर हम बात करें तो उसमें फ़िश आ जाता है। ओके। और अब इसमें होता ये है कि बच्चियों के साथ मसला ये होता है या बच्चों के साथ मसला ये होता है कि वो कहते हैं हमें स्मेल आती है, हम गोश्त नहीं खाएंगे, हम अंडा नहीं खाएंगे, हमने अंडा नहीं खाना। बिल्कुल। तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे वो चीज़ बिल्कुल अगर कंज्यूम नहीं करे, स्पेशली फीमेल बच्चियाँ, तो वो उनके लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके। अब उसमें फिर हमारे पास कुछ प्लांट सोर्सेज भी आ जाती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एनिमल सोर्सेज बहुत ज़्यादा बायो अवेलेबल है, वो बहुत ज़्यादा इजीली आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। जबकि जो प्लांट सोर्सेज से आ रहा है, जो पौधों से आपके पास आयरन आ रहा है या उसके सोर्सेज से आ रहा है, वो इस तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा जिस तरह एनिमल वाला हो रहा है। लेकिन फिर भी उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके आ जाते हैं। अब उसमें हमारे पास जो जो सोर्सेज आती हैं उसमें हमारे पास चुकंदर आ जाता है। ओके। ठीक है, दालें आ जाती हैं, चने आ जाते हैं, अच्छा, बीन्स आ जाते हैं जिसमें लोबिया वगैरह आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आयरन का रिच सोर्स हैं। ठीक है। अब इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पिनच, पालक आ जाती है, लेकिन पालक की आयरन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेबल नहीं होती। उसकी मैं वजह भी आपको आगे जाके बताऊंगी कि क्यों वो एब्जॉर्बेबल नहीं होती और हम उसका किस तरह से कर सकते हैं। अब अगर बच्चे वो बिल्कुल भी नहीं ले रहे, सो अब आप उसको पहली चीज़ तो आप उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। किस तरह एनिमल सोर्सेज को आप डिफरेंट तरह से हाइड करके बच्चों को दे सकते हैं। कबाब बना दें, ठीक है, ताकि इस तरह की चीज़ें करें जिसमें से बच्चों को स्मेल वगैरह फील ना हो। अंडे में से आप अंडे को भी इस तरह ऐड कर सकते हैं कि उसका टेस्ट ना आए, उसकी स्मेल ना आए। ठीक है, पैनकेक्स में ऐड कर लें आप बच्चों के लिए। उसके अलावा अंडे को आप डिफरेंट खानों में ऐड कर सकते हैं, सूप में ऐड कर दें। इस तरह से फील नहीं होगा बच्चों को, उसका टेस्ट भी ज़्यादा इस तरह अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं इन चीज़ों को, तो तब भी उनकी जो कह लें कि एफिशिएंसी या जो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू है उतनी ही रहती है। जी, थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा न्यूट्रिशन वैल्यू में, डिपेंड करता आपने क्या रेसिपी यूज़ की है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर शामिल किया है, लेकिन फिर भी कुछ तो जा रहा है ना। बिकॉज अगर हम बिल्कुल उसको एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे डाइट में से, तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं जा रहा बच्चों के लिए। ओके। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट तरीक़ों से उसे शामिल कर सकते हैं। बेसिकली बच्चों के लिए स्पेशली ये एक हमारे पास चैलेंज बन जाता है कि उनको हमने मीट्स किस तरह खिलाने हैं, अंडा किस तरह खिलाना है। तो उस केस में बजाय कि वो बिल्कुल ना ले, हम इन चीज़ों को इस तरह शामिल कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट रेसिपीज, डिफरेंट तरीक़ों के थ्रू जो है ना उनको हम लोग थोड़ा सा पेरेंट्स को क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्रिएटिव हो के उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी बच्चों को अपीलिंग लगता है वो। अच्छा, जिस तरह थोड़ी सी चीज़ें मैंने बताई हैं कि अगर आप आयरन डेफिशिएंट होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं, आप सांस में दुश्वारी होती है या बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स हम और भी किसी बीमारी में देख रहे होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई हमें आयरन की डेफिशिएंसी है? अच्छा, इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो आयरन के बड़े कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको आयरन डेफिशिएंसी में नज़र आएंगी। एक्सट्रीम थकावट तो होती है, वो इस वजह से होती है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही आपके सेल्स को, तो आप थका थका महसूस करेंगे। उसके अलावा आयरन की एक बहुत बड़ी जो हमारे पास आप समझ लें कि हमें सिम्टम नज़र आ रहा होता है, वो होता है कि स्किन पेल हो जाती है, कलर बिल्कुल गायब हो जाता है स्किन पे से। अगर आप ये लोअर लिड आईलिड हटाएंगे बच्चों की या किसी की भी जिसको आयरन डेफिशिएंसी है, तो वो अंदर से रेड नहीं होगी, वो पेल होगी। अच्छा। आम बंदे की वो यहाँ से रेड होगी, लेकिन जब आप किसी बच्चे का या कोई भी ऐसा बंदा जिसको आयरन डेफिशिएंसी है, वो यहाँ से पेल होगी, उसमें रेडनेस नहीं होगी। अच्छा, तो मतलब अगर आप अपनी आंख को ऐसे नीचे करके आईलेट को देखेंगे तो अंदर वाली जो आपकी सरफेस होगी वो रेड नहीं है, पेल है, तो इट मींस कि यू आर आयरन डेफिशिएंट। वो येलोइश शेड में है, पेल है, सो वो आयरन डेफिशिएंसी की। उसके अलावा सर्दियों में अगर आपने नोट किया हो तो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि हाथ और पाँव हर ठंडे रहते हैं। हाँ जी, मेरे साथ खुद ऐसा होता है। वो ब्लैंकेट में भी चले जाएं आप, फिर भी काफ़ी देर तक आप लोगों के हाथ पाँव ठंडे रहते हैं। वो इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रहा, तो वो भी आयरन डेफिशिएंसी की एक वजह हो सकती है। अब उसमें आप उसके अलावा और क्या हो सकता है, हार्ट बीट का तेज़ होना। आपको फील होगा कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है अचानक से, तो वो भी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। ओके। अब इन सब चीज़ों के अलावा एक बड़ा कॉमन सिम्टम है जो आपको नज़र आएगा लोगों में, लेकिन हम यूजुअली उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, और वो ये होता है कि बच्चे मट्टी खा रहे होते हैं। अच्छा, बड़े लोग बर्फ़ खाते हुए नज़र आ रहे हैं, बच्चे आपको फ्रिज से बर्फ़ निकाल के खाते हुए नज़र आ रहे होते हैं। सर्दियों में भी
कच्चे चावल खा रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि ये किस वजह से खा रहे हैं, ये बच्चे कच्चे चावल क्यों खा रहे हैं, और हम उनको डांटते रहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, हाँ, जी पथरी हो जाएगी जी, हम ये सारी चीज़ें बोलते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे होते कि वो किसी चीज़ को अंदर किसी डेफिशिएंसी को शो कर रहा है। तो वो आयरन डेफिशिएंसी को शो कर रहा होता है कि इस बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी या इस इंसान को आयरन डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से वो चीज़ें खा रहा है जो नॉर्मली हम खाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते या नॉर्मली हम इस तरह से नहीं खाते। तो उसमें कच्चे चावल आ जाते हैं, मिट्टी आ जाती है और बर्फ आ जाती है। अच्छा, मतलब अगर बच्चे ये खा रहे हैं या इवन दो कि बड़े भी अगर ये खा रहे हैं तो इट मींस कि आप में आयरन की डेफिशिएंसी है। बिल्कुल, आप में आयरन की डेफिशिएंसी। और फिर उसको, अब ये सारे सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स हमेशा मल्टीपल बीमारियों के हो सकते हैं, तो अब हम इन सिम्टम्स को वेरीफाई करवाने के लिए सीबीसी करवा लेते हैं। तो जुनैरा, अगर हम टेस्ट कराते हैं एचबी का तो उसमें कितने लेवल्स होने चाहिए जो कि नॉर्मल होंगे, और कितने लेवल पर अगर हमारी वो जो टेस्ट आया है एचबी का आया है तो वो हमें पता चल जाए कि हम आयरन का शिकार है, आयरन की कमी का शिकार है? ये लैब टू लैब थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है हमारे पास एचबी के लेवल्स में, लेकिन जनरली फीमेल्स के लिए 12 से 14 होता है और मेल्स के लिए 14 to 18 होती है नॉर्मल वैल्यूज़। अब अगर फीमेल्स का 11 से कम है तो वो इसका मतलब है कि वो आयरन डेफिशिएंट है, लेकिन एहतियातन उसमें हम फेरिटिन का भी टेस्ट करा लेते हैं, बिकॉज जो एनीमिया होता है वो दूसरी वजहों से भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया हो रहा है, तो हमने चेक करना होता है कि आयरन की वजह से ही हो रहा है, तो हम उसके लिए फेरिटिन का टेस्ट करवा लेते हैं। अब इसमें हमारे पास मेल्स की वैल्यू ज़्यादा होती है एचबी की और फीमेल्स की कम होती है, क्योंकि चांसेस फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, तो हम ज़्यादा टारगेट फीमेल्स को कर रहे होते हैं। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जिस लैब से आप करवाएंगे उनकी अपनी वैल्यूज़ होती है, तो आपने ये भी देखना होता है कि आपने किस लैब से करवाया है और उन्होंने जो रेफरेंस वैल्यूज़ दी हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है। अगर किसी का HB 6 है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा कम है, वो बहुत सिवियरली आयरन डेफिशिएंट है, तो उस केस में हम आयरन इन्फ्यूज़ करते हैं, वो आप सप्लीमेंट्स के थ्रू भी नहीं दे सकते। लेकिन अगर 11 से कम है तो हम जाते हैं सप्लीमेंटेशन की तरफ, ठीक है, और साथ उसमें डाइट मैनेज करवा देते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मिल के जो है वो आयरन डेफिशिएंसी को कम कर देते हैं। और अगर जिस तरह आपने कहा कि अगर आपका 6 से है या 6 से बिलो है तो फिर आपको आयरन इन्फ्यूज़ कराना पड़ता है, इन्फ्यूज़ करवाना पड़ता है, उसकी ड्रिप लगती है आयरन की, बेसिकली वेनोफर की, वो लगवानी पड़ती है आपको उस केस में। लेकिन ये सारी चीज़ें हमेशा आपके डॉक्टर या डाइटिशियन की रिकमेंडेशन से होती हैं। प्लीज़ खुद से ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, बिकॉज आयरन की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, उसकी वजह से आपका लिवर पे डैमेज आ सकता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हमेशा हम टेस्टिंग करें और टेस्टिंग की तरफ जाएं। डॉक्टर या डाइटिशियन जो आपको हिदायत दें, माहिर ग़िज़ायात, आप उस हिदायत के मुताबिक इन पे करें, खुद से सप्लीमेंटेशन स्टार्ट ना करें, खुद से जो है वो ड्रिप्स ना लगवाएं आयरन की, इस चीज़ का थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। तो जो ख़वातीन में बताया जा रहा है वो 12 से 14 तक नॉर्मल होता है, और अगर आपका 11 से नीचे है, अगर आपका HB आ जाता है तो वो आप समझे कि आप आयरन डेफिशिएंट है, और अगर 6 से भी नीचे है या 6 तक भी है तो आप समझे कि आप स्वेयर आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हो चुके हैं, जिससे अब आपको डॉक्टर से रजू करना है, तो वो इन्फ्यूज़ किया जाएगा और विद द डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड सप्लीमेंट्स एज वेल। तो मुझे ये बताइए कि अब जैसे अगर 11 से नीचे है तो हम एक दूसरे को मशवरा दे रहे होते हैं, कोई भी ख़वातीन जब बैठती हैं कि जी आप ये फ़लाँ जो आयरन के सप्लीमेंट है ये खा लो, मुझे बड़ा इससे फ़ायदा हुआ है, तुम भी खा लो, तुम्हें भी अच्छा फ़ील होगा, तो क्या इस तरह हमें सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? और इवन दो अगर हम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आयरन के हवाले से तो वो किस तरह उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए? अच्छा, मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि आप खुद से सप्लीमेंटेशन ना करें। अच्छा, जिस तरह आपको मना किया जाता है कि आप खुद से दवाइयाँ ना खाएं, उसी तरह सप्लीमेंटेशन भी खुद से नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे इसमें ऐसे जिन्हें थोड़ा सा भी पता चल जाता है तो वो कहना शुरू हो जाते हैं कि आप ये वाला सप्लीमेंट खा लें, आप ये वाला सप्लीमेंट खा लें, लेकिन वो ये चीज़ कंसिडर नहीं कर रहे होते कि सप्लीमेंट्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स इस केस में हो सकते हैं कि अगर आपको टॉक्सिसिटी हो जाए, और बहुत सारे सप्लीमेंट्स में चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आपको टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो आयरन को, एक तो आयरन की सप्लीमेंटेशन आपने अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट नहीं करनी, टेस्टिंग के बगैर स्टार्ट नहीं करनी, आप अपने डॉक्टर से या मुआलिज से या डाइटिशियन माहिर ग़िज़ायात से रुजू करें और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। एक तो ये पहली चीज़ हो गई, प्रॉपर टेस्टिंग के बाद करें। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आयरन की जो सप्लीमेंटेशन है, बहुत सारे लोग जब आयरन का सप्लीमेंट लेते हैं, फीफॉल ले लेते हैं या फिर
कोई भी सप्लीमेंट ले, या फिर वो सर्बेक्स जी भी खा रहे होते हैं। सर्बेक्स जी मल्टीविटामिन है। अब क्या होता है लोगों को कि उनको मसला होना शुरू हो जाता है आयरन के सप्लीमेंटेशन से। आपके ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी, स्टमक पेन शुरू हो जाएगा, और लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि अब हम क्या करें। वो बड़े तंग होते हैं, वो समझते हैं कि शायद हमें कोई मसला है जिसकी वजह से हमें आयरन सप्लीमेंटेशन सूट नहीं करे। लेकिन आयरन के केस में ये कॉमन होता है। लोगों को आयरन जब इस तरह से दिया जाता है सप्लीमेंटल फॉर्म में, तो वो आपको ये मसला क्रिएट करेगा, स्टमक पे प्रॉब्लम्स करेगा। तो उसको हम थोड़ा सा कम करने के लिए आयरन को खाने के दरमियान इस्तेमाल करते हैं। आयरन को हम खाली पेट कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, आयरन के सप्लीमेंट्स उसको खाने के दरमियान इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ जो आपने आयरन के सप्लीमेंट के साथ बहुत ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि उसके साथ चाय नहीं पीनी। हमें बहुत कॉमन आदत होती है चाय नहीं पीनी जी। हमें बहुत कॉमन आदत होती है कि हम नाश्ते के साथ चाय पी रहे हैं, और क्योंकि हम आयरन नाश्ते में देते हैं तो लोग आयरन के साथ चाय पी रहे होते हैं। अब उसकी वजह से आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, क्योंकि आपके चाय में कैल्शियम है, और कैल्शियम और आयरन एक दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो ना आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है, ना आपका आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है। आपको सप्लीमेंट खाने का फिर फायदा ही नहीं हुआ। आपका सप्लीमेंट भी वेस्ट जा रहा है। या अगर आप फॉर एग्जांपल गोश्त खा रहे हैं और उसके साथ भी चाय पी रहे हैं, सो वो भी आपका आयरन वेस्ट में जा रहा है। सो ये चीज़ हमने थोड़ी सी केयरफुल रहना होता है इस चीज़ में, और ध्यान रखना होता है। आयरन सप्लीमेंट जो है वो वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है? अच्छा, वो विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। आयरन के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूध के साथ भी, अगर दूध के साथ आयरन नहीं लेना, क्योंकि ये मैं पूछ रही हूँ ना कि हमने फैट सॉल्युबल के करना है या वाटर सॉल्युबल, तो इसको हमेशा पानी के साथ हमने खाना है जी। आयरन को हमेशा बेसिकली खाने के दरमियान, आप खाना खा रहे हैं, आधा खाना आपने खा लिया, आयरन सप्लीमेंट ले ले, फिर बाकी आधा खाना खाएं, ताकि वो आयरन एब्जॉर्प्शन हो जाए, वो आपके स्टमक में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। और चाय का इस्तेमाल उसके साथ नहीं करना जिस भी टाइम आप आयरन चाय और दूध का इस्तेमाल, मतलब दूध का इस्तेमाल जिसमें कैल्शियम है वो वाला इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आप कैल्शियम का सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैल्सी वगैरह ले रहे हैं, तो आपने वो आयरन के सप्लीमेंट से 8 घंटे का गैप रखना है। तो अगर आप आयरन सुबह में ले रहे हैं तो आप कैल्शियम रात में खा सकते हैं। ओके, तो ये इसकी वजह से बहुत से लोगों की जो आयरन डेफिशिएंसी होती है कि अगर वो सप्लीमेंट खा भी रहे हैं तो उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने कॉम्बिनेशन क्या बनाना है। इवन वो सप्लीमेंट भी खा रहे हैं, या अगर वो डाइट में भी बहुत अच्छा आयरन ले रहे हैं, इस वजह से वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो वो यही कहते हैं हम तो गोश्त भी खाते हैं, हम तो अंडा भी खाते हैं, हम तो हर तरह के आयरन की आयरन रिच डाइट यूज़ करें, लेकिन फिर भी हमारा ये कम नहीं हो रहा। तो वो इसी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कम नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो उसके साथ चाय को लाजमी पर हर खाने के साथ हम चाय पी रहे होते हैं। सही कह रही हैं, बिल्कुल ये सही कह रही हैं, हम भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो मुझे बताइए फिर उसके साथ हमने खाना क्या है, मतलब अगर हम आयरन ले रहे हैं तो उसके साथ आइडियली रिकमेंडेड कौन सी ऐसी कॉम्बिनेशन है जो उसके एब्जॉर्प्शन को मज़ीद बढ़ाती है? अच्छा, उसकी एब्जॉर्प्शन को मज़ीद बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो विटामिन सी है। अच्छा, मैं लोगों को कहती हूँ कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है या एनीमिया है तो आप अपने हर खाने पे लेमन छिड़क के खा सकते हैं। उससे ये होगा कि जिस खाने में आयरन कम से कम बायो अवेलेबल भी है, वो और ज़्यादा विटामिन सी की वजह से आपका आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो वो विटामिन सी और आयरन का हमेशा कॉम्बिनेशन बनता है। आप लीमू छिड़क सकते हैं, अभी हमारे पास मौसम आ रहा है, ऑरेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ। या फिर आप सैलड बना रहे हैं तो सैलड में टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, टमाटर में भी आयरन है? जी, टमाटर में विटामिन सी है। ओके, तो वो आयरन जो आपके खाने में होगा उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, उसकी एब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस वजह से हम कॉम्बिनेशन हमेशा बनाते हैं, कैल्शियम वाले फूड्स को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो विटामिन सी रिच फूड्स हैं, सिट्रस बेसिकली, जिसमें हमारे पास लीमू आ जाएगा और ऑरेंजेस आ जाएंगे, मौसमी वगैरह आ जाएगा, आप जूस की फॉर्म में भी ले सकते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है वो लेमन स्क्वीज करके अपने खाने के ऊपर खा सकते हैं। मतलब लेमन तो 12 महीने ही होता है ना, पूरा साल होता है, तो इट मींस कि आप वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन, टमाटर आपके पास 12 महीने हैं, पूरा साल है, और हर घर में मौजूद होता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर सैलड नहीं भी खा रहे हैं तो एक टमाटर खा ले तो वो पूरा हो जाता है, हो जाएगा। मतलब अगर बच्चों को भी हम देखते हैं ना कि छोटे बच्चों को भी टमाटर वो दिया होता है, एक स्लाइस अगर दे दें तो वो उनके लिए इनफ होता है। जी, बहुत होगा, उसमें विटामिन सी जो होगा वो उनकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा देगा। तो इसके ये तो हमने चले वो बात कर ली है ना। अब वो जो घरों में अगर हम लोग देख रहे होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे जो सब्जियाँ हम लोग खा रहे होते हैं, अगर एक बंदे को बहुत ही ज़्यादा डिफिशेंसी है,
ठीक है, तो वो नॉर्मली फिर आयरन किस तरह नेचुरल सोर्सेज से ले सकता है और उसको कितना इस्तेमाल करना है? जैसे आपने कहा कि जो हमारा गोश्त है, जितनी भी फॉर्म्स हैं गोश्त की, और ख़ासतौर पर जो मीट है, उसमें से आयरन हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ले सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो लेकिन उसका पोर्शन कितना खाना है? क्या रोज़ खाएंगे तो हमारी आयरन डेफिशिएंसी पूरी होगी क्या? अच्छा, अब गोश्त ज़्यादातर लोग रोज़ नहीं खा सकते, नहीं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, अफोर्ड भी नहीं कर सकते और खाया भी नहीं जाता, हाँ। रोज़ाना आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसमें ये होता है कि हम एक बैलेंस बनाना शुरू कर देते हैं। हम वीक में 2 टाइम्स फॉर एग्जांपल गोश्त ले रहे हैं, फिर हम फ़िश ले सकते हैं, ठीक है। अंडा आप रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे की जर्दी का इस्तेमाल आप रोज़ाना कर सकते हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती उसकी, और हर घर में मौजूद भी होता है। ज़्यादातर लोग खा लेते हैं, बच्चों का प्रॉब्लम होता है, लेकिन बड़े अंडे के साथ उनको प्रॉब्लम नहीं होता। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी को ब्लड प्रेशर है या कोई गोश्त खाता ही नहीं है, वो क्या कर सकता है? उस केस में आप बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोबिया वगैरह खाएं, अच्छा, चने खा सकते हैं, दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप एक पूरी डाइट को बैलेंस करना शुरू कर दें तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। चुकंदर का इस्तेमाल करना शुरू करें, चुकंदर, और फिर मैंने कहा कि आप विटामिन सी को पेयर करें, आप लीमू छिड़कना शुरू कर दें हर चीज़ के साथ, या लेमन जूस का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जब आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, इनको पेयर करना शुरू कर देंगे आपस में, तो ऑटोमेटिकली अंगूर आपका बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। अंगूर के अगर अंगूर अवेलेबल नहीं है तो किशमिश या मुनक्का अवेलेबल होता है। मुनक्का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, आप उसको सुबह के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका थोड़ा सा आप 6 से 7 दाने ले लें, क्यों बहुत कम क्वांटिटी भी है, और क्या है उसमें आयरन भी ज़्यादा है। अब ये सारी चीज़ें आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। बैलेंस है ना डाइट में। मैंने आपको सब्जियां भी बताई, उसके अलावा गोश्त भी बता दिया, दालें भी बता दी, चने वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यखनी बना के पी सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें वो हैं जो कि आपकी पूरे वीक की डाइट को बैलेंस भी कर देंगी और आपका आयरन डेफिशिएंसी को भी दूर कर देंगी। लेकिन अगेन एनिमल सोर्सेज बेस्ट हैं। तो अंडे का इस्तेमाल अगर आप रोज़ाना करना शुरू कर देंगे तो उससे भी आयरन डेफिशिएंसी बड़ी तेज़ी से आपकी कम होना शुरू हो काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें, आप अपने डॉक्टर से जो है, ताकि वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके। हम जो यहाँ पर बात कर रहे होते हैं गेस्ट के साथ, वो हमें इन जनरल बता रही होती हैं सारी चीज़ें। हम स्पेसिफिकली किसी पेशेंट की बात नहीं कर रहे होते हैं या किसका HB कितना है हम उसको नहीं देख रहे होते हैं। हम इन जनरल बात कर रहे होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला है और अगर आपको लग रहा है अपने साइंस एंड सिम्टम्स देखकर, तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें और उसके बाद जो अपनी सारी डाइटरी मॉडिफिकेशन है वो आपने करनी है। तो हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट ज़ुनैरा मौजूद थी। ज़ुनैरा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई और इन डिटेल में हमने बात की है कि जनाब जो आयरन की डेफिशिएंसी उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी सालों के बाद लाहौर की भी सुनी गई है और लाहौर में भी जो तरक्याती मंसूबे हैं उनका आगाज़ होने जा रहा है। हम देख रहे थे जैसे ही ये साल शुरू हुआ था और नई हुकूमत आई थी तो लाहौर को संवारने के हवाले से एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसमें तमाम तर जितने भी इदारे हैं वो इन्वॉल्व होंगे और जो जो उनकी डोमेन में चीज़ें आती हैं उसको सर अंजाम दिया जाएगा। और जितने भी मसाइल हैं लाहौर शहर के, वो सिवरेज के हवाले से हो जाए, वो सड़क के हवाले से हो जाए, तमाम तर मसाइल को हल किया जाएगा। तो ये जो तरक्याती मंसूबे हैं इस हवाले से अब अहम पेशरफ्त ये हुई है कि जनाब गो हेड मिल गया है ज़िला इंतज़ामिया को कि आप लोग काम शुरू करें। वज़ीर आला पंजाब इस वक्त चीन के दौरे पर है, मुल्क में मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जनाब मैं जैसे ही वापस आऊँगी चीन के दौरे से तो ये जो तरक्याती मंसूबे हैं इनका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। इट मीन्स के जो भी फ़ंड्स थे वो एलोकेट हो चुके हैं और गो हेड भी मिल गया है ज़िला इंतज़ामिया को। तो अब पहले मरहले में क्या क्या चीज़ें जो है वो
शुरू होंगी और वो कब तक ख़त्म होंगी और किस तरह इन सारे मामलात को मैनेज किया जाएगा, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो इमरान अकबर मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, जितने भी तरक्याती मंसूबे थे जिनका हम वेट कर रहे थे कि इतने सालों बाद एटलीस्ट शहर लाहौर की सुनी गई है, अब उसकी इजाज़त भी मिल गई है कि आप जो है ना वो काम जितने भी तरक्याती है वो पहला जो फेज़ है वो उसको स्टार्ट कर लें। तो इस फेज़ में क्या क्या चीज़ें जो है ना वो होने वाली है? देखिए मुनीबा, बहुत ही अहम टॉपिक है ये। और 8 सालों में तो हमने ये देखा कि 2017, 18 और 19 में मेयर के दौर में हमने ये देखा कि जब भी कोई टेंडर शेंडर होते थे, उनका पूल होता था, वो कैंसिल हो जाते थे। हाँ जी। और कुछ चेयरमैन आके चीख पुकार भी करते थे, एहतजाज भी करते थे, ववेला करते थे, उसकी वजह करके वो तमाम प्रोसेस रुक जाता था। फिर मेयर साहब दोबारा आर्डर निकालते थे और दोबारा वो लगना शुरू होते थे। वो फिर 40 दिन का प्रोसेस होता था, फिर उसके बाद लगते ही नहीं थे। अब वो काम होते होते वो पैसे रुक जाते थे, वो पैसे स्ट्रीट लाइट्स पे लग जाते थे, कभी कहीं पे चले जाते थे, मगर काम नहीं होते थे। अब तकरीबन 8 साल बाद आपके शहर लाहौर में जो है उखाड़ पुछाड़ होने जा रही है कंक्रीट की। गलियां, मोहल्ले, चौराहे। पहले तो हम सिर्फ अफसरान की अखाड़ पछाड़ देखते थे, अब जो है ना सड़कों की और तमाम तो जितने भी मसाइल है उनकी अखाड़ पछाड़ होगी। जी जी जी, वो अब ना आपको ये नज़र आएगा बकायदा। और एक शहर में इसको कहते हैं ववेला, उधम मचेगा। लोग कहेंगे कि हमारे घर जाने की एक्सेस नहीं है, और इसी बात पे आज का जोर दिया जा रहा है। अच्छा। मुहिम चलाई जा रही है गली मोहल्लों में कि आपके गली के जब ये पाइपलाइन बिछनी है तो आपके घर जाने की बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ी की एक्सेस नहीं होनी। एग्जैक्टली। और आपको कहीं ना कहीं बाहर पार्क करनी पड़ेगी। तो अपने घर आने का सिलसिला जो है उसको खुद ही समझ लें, क्योंकि एक जंक्शन बनेगा। ये नहीं है कि एक गली बनेगी, 2 गलियां नहीं बनेंगी। हाँ। ये है कि जिस जगह पे गलियां नहीं बनी हुई ना, वो बनाने जा रहे हैं। अच्छा। एक जंक्शन बनेगा, उसके राइट लेफ्ट अगर 27 गलियां हैं, अगर 50 गलियां वो तैयार होंगी। वो बाकायदा एक ऐसा लगेगा कि ये पूरा हिस्सा जो है न्यूली जो है वो मार्ज़ वजूद में आया है। और वहाँ पे पाइपलाइन बिछाई जाएगी, उसमें घर घर जो है वो वाटर कनेक्शन दिया जाएगा। अच्छा, सीवरेज कनेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें तैयार हो जाएंगी, फिर 3 से 4 माह बाद जाकर वहाँ पे जो गलियों के जो गलियाँ हैं वहाँ पे टफ टाइल और जो साइड रोड्स हैं वहाँ पे पीसीसी होगी। ठीक है। गलियों में टफ टाइल लगाने का मकसद एक ही है कि जो हमारा ज़ेरे ज़मीन पानी है वो कम ना हो, यानी कि जैसे बारिश हो तो वो जो पानी जो है ज़ेरे ज़मीन चला जाए। ये अच्छा इनिशिएटिव है। और इसके लिए मेरा ख्याल है ये मार्च से काम शुरू हुआ था, 2024 से ये जो जा रहा है, जो अब एंड पे आ गया है। और इसको तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ई टेंडरिंग पहले तो कॉन्ट्रैक्टर्स को पता नहीं था कि ई टेंडरिंग में जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फेल हो जाएंगे या पास होंगे। ऑनलाइन था पहले दफा, ऑनलाइन भी था। ये पिछले 3.5 साल से रहा था। अच्छा। मगर ये अब प्रोसेसिंग जो है ये अब बल्दिया उस्मान लाहौर में आई है। पहले तो पता नहीं चलता था कि इसको क्या काम मिल गया। अब एक एक लिस्ट, एक एक काम, एक एक कॉन्ट्रैक्टर का ये पता होगा कि इसने ये सामान कहाँ से लिया है। अच्छा। ये सामान जिससे लिया है क्या वो मंजूर शुदा है या नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर जिस तरह फर्म्स इनकी मंजूर नहीं होती, इसी तरह जहाँ से लिया ये क्वालिटी का सामान है। तो ऐसे पता भी चलेगा कि इसने क्वालिटी का काम किया भी है, सामान लगाया भी है कि नहीं लगाया। आपको बड़ी ज़बरदस्त सिस्टम है, मैं आपको आगे बताता हूँ। ये नहीं कि मैं उनकी कोई, ये इनके SOPs के मुताबिक है। ठीक है। बाकी जो हमारे सामने आएगा वो तो हम दिखाएंगे कि क्या ये दावे थे या ये बाकी करके दिखा रहे हैं। हवा। अच्छा, ये सारी सूरत हाल ये है कि आपके ना पूरे लाहौर में 1 खरब 37 अरब का ये काम है, ये भर भी सकते हैं। यानी कि जैसे आगे अगर PM साहब कह देते हैं कि जी आप इसको जो है इसका फॉलो अप करें और इसको आगे लेकर चलें। अच्छा। तो ये भर भी सकते हैं। बढ़ भी तो ये अब इनके पास 35-40 अरब आया, तो जिसमें से अब ये इन्होंने 2 जो हैं जोन्स उनके लगा दिए हैं, ई टेंडिंग कर दिया। अच्छा, कौन बेतहाशा स्कीम्स हैं, ये बेतहाशा स्कीम्स हैं 2 जोन्स में। तो फर्स्ट फेज़ ये है कि इन्होंने 6 जून से पहले मालियाती साल में इसको ख़त्म करना है, और जो दूसरे ई टेंडिंग प्रोसेस है पहले ही मालियाती साल में उसको शुरू करना है। और दिसंबर, ये जो आने वाला दिसंबर है अगले साल 2025 में इन्होंने ये 1 खरब 37 अरब के काम ख़त्म करने हैं। अच्छा। 1 साल में।
और ये जैसे जैसे काम शुरू होगा उसकी डेट शुरू हो जाएगी। वो वैसे तो काम की मुद्दत जो है वो 100 दिन है, ठीक है, मगर ज़ाहिर बात है पाइपलाइन बिछनी है, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम बनना है, तो उसके लिए वासा वालों को जितना वो टाइम लेंगे उस टाइम में करके तो फिर उसके बाद जो है 20-25 दिन 30 दिन जो है 1 महीना है उसकी प्रोसेसिंग गली को सेट करने में लगेगा। पूरे अगर वैसे तो ये फेज वाइज होने वाला है, लेकिन क्या अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे लाहौर में सीवरेज का मामला जो है वो बेहतर हो जाएगा कि नहीं, या कहीं कहीं टारगेटेड एरियाज है? नहीं, क्योंकि ये शायद सब लोगों को ये लग रहा है कि शायद पूरे लाहौर में सीवरेज का जो निज़ाम है जो बहुत सीधा हो चुका है उसको रिपेयर या फिर नया किया जाएगा। वो मॉडल आपका एक सब्जेक्ट 2050 तक का है जिसका लाहौर को मॉडल बनाने के लिए कहा गया है कि ये उनका ब्रीफ नोट है। देखें एबट रोड है जैसे हमारे पास है, डेविस रोड है, तो यहाँ पे सीवरेज नहीं किसी ने उखाड़ना, ये तो चल रहा है। अच्छा। चलते को अगर खोलेंगे तो पूरा लाहौर ब्लॉक हो जाएगा। ओके। ये वो है जहाँ पर नहीं बनी और जो टूटी हुई गलियाँ हैं जिनके मसाइल हैं लोगों के, जो जहाँ पर रोड्स सर्विस लाइंस नहीं बनी, जहाँ पर मेन रोड्स नहीं बनी, वहाँ पर ये सारा कुछ होगा, मगर सीवरेज के बगैर कहीं पे भी नहीं होगा। अच्छा। ताकि फर्ज करें रोड बन जाती है, बाद में वहाँ पर पानी खराब हो जाता है। ये लक्ष्मी चौक आपके सामने एक मिसाल है, नाखुदा चौक एक मिसाल है, आमिर रोड एक मिसाल है कि जी पहले गली सड़क बन गई और बताया नहीं किसी ने, अच्छा याद आ गया, उसके बाद सीवरेज का काम शुरू हो गया। अब ये शहर लाहौर में ना देखें, शहर लाहौर में अगर कोई काम होता है तो फिर पूरा पंजाब बोलता है। अब शहर लाहौर में ये काम होने जा रहे हैं और पूरे पंजाब को भी फंड्स दिया गया है इसके साथ साथ, मगर इस वक्त शहर लाहौर को ये ज़रूरत थी क्योंकि 8 साल से काम नहीं हो रहे थे। अब ये हुआ है कि वज़ीर पंजाब ने तमाम जितने भी लोग हैं अपने सियासी नुमाइंदगान हैं जो सूबाई हैं चेयरमैन हैं उनको खुला मैसेज ओपन मैसेज दे दिया। हमने ई टेंडरिंग करवा दी है, ठीक है, जिसमें एक धेला भी करप्शन का नहीं चला। अच्छा। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने बहुत ज़्यादा ग्रिप की हुई है। उन्होंने बाकायदा मैसेज पास ऑन किया हुआ है और जब भी ई टेंडरिंग होती है वो बताते हैं, इवन कि उन्होंने पब्लिकली जो है फर्म्स वालों को बुलाया जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको पब्लिकली उनके हाथ में टेंडर पहली दफ़ा पकड़ाए हैं कि ये बंदा है जिसको हम टेंडर दे रहे हैं और इस बंदे से हिसाब लिया जाएगा। सही, ठीक अच्छा है। ये कोई मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा जो ये सारे मामलात है। उन्होंने कहा कोई चीज़ नहीं छुपाई जाएगी, कौन है कहाँ से है, हमें हमारी बला से हमें काम चाहिए। अब ये सूरत हाल ये है कि अब वज़ीर आला पंजाब ने कह दिया है हमने शफाफियत को मेरिट को ओपन रखा है। अब चेयरमैन को खुला मैसेज किया है, वज़रा को ओपन मैसेज किया है, जितने भी आपके पंजाब असम्बली के सूबाई वज़ीर हैं, जितने भी MPs MNAs हैं, तमाम लोगों को ओपन मैसेज किया है कि अपनी अपनी गलियों के इफ्तिताह करना शुरू कर दें। अच्छा। और इसकी ओनरशिप लें बाकायदा, ठीक है, कि आप ये गली बनवाने जा रहे हैं। जो ऑलरेडी जो पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं जब मानसून आता है तो उनको किस तरह देखा जाएगा? वो जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं उनको भी बीच में देखें। वासा इस दफ़ा अपनी ना बहुत सारे इसमें से जो पैसे लगने हैं वासा की वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे लगने हैं, अच्छा, सरफेस वाटर पे लगने हैं, और इसके साथ साथ सीवरेज लाइंस, ये देखें ये तो गली मोहल्लों का, इसके साथ साथ और बहुत सारी मशीनरी भी खरीदी जानी है। इन्होंने एक चीज़ उखाड़नी है ना, बहुत सारे मैं ये कहता हूँ कि ना दस्तक दे देनी चाहिए, बार बार देनी चाहिए, जहाँ पे काम हो वहाँ पे दस्तक देनी बनती है। अभी ये देखें आपका जो ये एक पहिया है, व्हील चलना है, तो अगर व्हील चल रहा होगा तो उसमें जो है पैसे जो है CM को पता लग रहा होगा कि ये शफाफियत के साथ मेरिट के साथ कहीं से आवाज़ नहीं आ रही, तो वज़ीर आला पंजाब भी खुश होंगी, वो भी काम करने को राजी होंगी। अगर इस 1 खरब 37 अरब में का वो टाइम गुजारा तो उसके देखिए आपके लाहौर में इतने बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। सुथरा पंजाब देख रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब ने इसकी इनॉग्रेशन कर दी है, ठीक है, उसमें 103 तहसीलें हैं, टोटल 145-47 हैं, मगर 103 तहसीलों की हो गई है इनॉग्रेशन। अब लाहौर शहर आ गया है, अब लाहौर शहर की बारी आ गई है कि इसको भी ये आउटसोर्स करने जा रहे हैं। देखें पूरा पंजाब एक तरफ और लाहौर शहर की 10 तहसीलें एक तरफ। अब लाहौर, क्योंकि लाहौर के ऊपर पहले ये पूरा आपको पता है माल मुकदमा हो चुका हुआ है, तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस भी हो चुकी हुई है। तुर्किश वाले आए, उन्होंने सफाई बहुत अच्छी की 2016-17 तक। उसके बाद फिर लोगों ने अपनी उसके बाद फिर झगड़े थे, वो कह रहे थे हमारी मशीनरी खराब हो गई है, ये कहते थे हमने पैसे नहीं देने। ये मामला 2020 तक चला, बड़े अच्छे तरीके से किया ये सारे मामले और को। अब क्योंकि
अब सफाई के ऊपर गेम चल रही है सारी, सफाई के ऊपर ये सारा सिस्टम चल रहा है। हाँ। अब ये दोबारा से सफाई के ऊपर ही इन्होंने मॉडल यूसियाँ बनाई हैं पहले 10, इसको इन्होंने एक तरीके से अब शुरू करवा दिया काम, मगर ये है कि इसी साल या अगले साल के शुरू में लाहौर भी आउटसोर्स हो जाएगा। जिस तरह के अभी तो ये फंक्शनल है, LWMC खुद कर रही है, ऑपरेशनल फंक्शनल ये खुद कर रहे हैं, फिर ये आउटसोर्स हो जाएगा, तो ये आउटसोर्सिंग के तौर पर सारा। अभी देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है सुथरा पंजाब, पूरे पंजाब में लाहौर तर्ज का तो पूरा पंजाब अभी नहीं होगा, इसको भी 10 साल मार खानी पड़ेगी। वो इस वजह से कि जी अभी तो आपके शहरों, गली, गाँव, देहातों में वो जो जगह जगह जो है गोबर पड़ा होता है उसको उठाएगा कौन? उसके लिए मशीनरी कहाँ से आएगी? उसके लिए डंपिंग साइट कहाँ पे बनेगी? अगर वो डंपिंग साइट होगी तो वो साइंटिफिक बुनियादों पर होगी या नहीं होगी? आपकी तो लाहौर शहर में सारी बर्बाद हो गई है। अगर कोई नई डंपिंग साइट होगी तो वो किस तरह से बनाई जाएगी कि उसका वाली वारस कौन होगा? अब देखें ये जो डंपिंग साइट है इसका वाली वारस तो है, मगर कहते हैं ये तो पुरानों ने बनाई थी। अब देखें वो पुरानों ने बनाई, आपको सियासी लोग थोड़ी आप आए हुए ना, आप इसकी जिम्मेदारी लें। सियासी लोग तो सियासी होते हैं, मगर आप तो इसके वाली वारस हैं असल में। तो वो कहते हैं जी वो बना के वो तबाह करके अगले को पूछते हैं, वो कहते हैं जी अब हम नहीं बनाने जा रहे हैं पुरानी का। ये इसी तरह जिस तरह महमूद बूटी का हुआ, इतनी खूबसूरत वहाँ पे पहाड़ों पे दरख्त लगा दिया है महमूद बूटी के, दीवार बना दिया खूबसूरत सी, ताकि बाहर से आप गुजरे फ्रेगरेंस वो वाली आएगी, मगर वो आपको फील होगा यहाँ पे जंगल है। आप ये वो अब ये सारी सूरत हाल ना साथ साथ चलनी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं लाहौर को आलूदगी फैलाने में नंबर 1 करार देती हैं। या अगर कहीं पे भी गलत काम हो रहा होगा ना, फ़र्ज़ करें आज ये डंपिंग साइट भी अपनी सेट कर लेंगे ना, आपकी आलूदगी में काफ़ी कमी आएगी। देखें आपका सिंगापुर है, सिंगापुर में कोई डंपिंग साइट नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। मुझे ये बताएं, जैसे तरक्याती मंसूबे शुरू होंगे, अखाड़ पछाड़ शुरू होगी, तो ये आलूदगी तो दोबारा बढ़ जाएगी फिर। ये अल्लाह करके उससे हमने छुटकारा हासिल ये 24 नवंबर पर तक इस पर बैन था। हाँ 24 नवंबर गुजर गया, 24 नवंबर के बाद ये बैन खत्म हो गया। तो अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह बाहर ना 224 274 तक जो है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हाँ। तो ये जब एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना होता है तो ये कट जाते हैं, इसलिए कि ये पूरा साल इतना रहता ही है। वो तो रहता मगर है, अगर ये जाएगा 1000 तक, अगर ये जाएगा 1500 तक, ऑब्वियसली जब ये अखाड़ पछाड़ होगी, सड़कों को तोड़ा जाएगा, तो वो जो देखिए हमें अल्लाह ताला की तरफ से कितनी ज़्यादा हमारे पर ब्लेसिंग्स हैं कि हमने नहीं इसको खत्म किया। वो कोई ऐसा ये कोई ऐसी हवा आई है कि ये चली गई कहीं और कोई बारिश भी हमारे लाहौर शहर में नहीं हुई। कंक्रीट शहर है और देखिए किस तरीके से यहाँ से गायब हुआ है। हमें तो अभी तक, अब जरा आसमान की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमें वो नीला आसमान नजर आता है। पहले तो नजर ही कुछ नहीं आता था। तो अब दुआ करें धुंध आए, सर्दियों का मौसम, विंटर चल रहा है, सरमा चल रहा है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि जिला इंतजामिया तरक्याती काम करे, लेकिन साथ साथ इस चीज को भी इंश्योर करे कि जो डस्ट है उसका भी इम्पैक्ट ज्यादातर ना हो। इम्पैक्ट जो है महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात है। हाँ। जितने भी ऑर्डर्स आने हैं वो उनकी तरफ से आने हैं। वज़ीर आला पंजाब की जो मुआवने खसूसी भी हैं, सीनियर मिनिस्टर भी हैं मरियम औरंगज़ेब, उनकी तरफ से सारे ऑर्डर्स आने हैं। उनकी तरफ से पूरे पंजाब के जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो मुतहरिक होते हैं, कमिश्नर मुतहरिक होते हैं। उनकी तरफ से ही जब ये ऑर्डर्स आते हैं तो मार्केट्स बंद होती हैं, उनकी तरफ से तमाम SOPs आते हैं तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। और मैंने देखा इस दफ़ा दुकानें वैसे सील नहीं हुई, क्योंकि इस दफ़ा ये रखा गया था कि दुकानें सील इस तरह से करनी है कि जो जेन्युइन हो। हमने इस दफ़ा देखा है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा ना कंट्रोल किया है इंतज़ामिया पर भी ना। अच्छा। और इंतज़ामिया के अफसरान ने भी अपने आगे जितने भी लोग हैं उन पर भी कंट्रोल किया है। अच्छा। कि ये कि बेजा लोगों को लोगों को तंग ना करें, तंग करेंगे लोग हमारे पास आएंगे। मगर फिर बात आ जाती है कि तमाम चीज़ें जो हैं कंट्रोल तब भी होती हैं जब आप की कोऑर्डिनेशन होती है, एक अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। अब वही बात आ जाती है कि लाहौर ऑटो पे चल रहा है, इसको ऑटो पे मज़ीद अच्छा बेहतर करने के लिए अच्छे अफसरान और एक सिस्टम रखना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है आपके मेन इलाकों में अब ना आपका मेन इलाका नारकली है, माल रोड है, शालम चौक है, स्टेशन है, शिमला पहाड़ी है, डेविस रोड है, ये अर्बन एरियाज़ हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम रुख करते हैं तो हम मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग का कर देते हैं, फिरोजपुर रोड का कर देते हैं, GT रोड का कर देते हैं, जो आपकी आर्टरीज हैं, जो मेन आर्टरीज हैं, बड़ी जो आर्टरीज हैं। अब देखें फिरोजपुर रोड कहाँ पे जा रही है, इंडिया की तरफ ही जा रही है। अब GT रोड की तरफ जा रही है, इंडिया की तरफ ही जा रही है।
यानी कि ये वो रोड्स हैं जो आपके बॉर्डर को जाके टच कर रही हैं, आपकी तमाम चीज़ें जो हैं इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। अब इन्हीं चीज़ों का इन्होंने ख्याल रखना है, मगर इनके अंदर इनकी आर्टरीज इतनी फैल चुकी है, इतनी आबादी हो चुकी है, इतनी आबादी हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप सिर्फ कनाल को ले लेना, वो ठोकर से स्टार्ट हो और जीटी रोड उसकी जो पेरिफेरीज में देखें कितनी ज़्यादा वो लिंक करती हैं सड़कें। आपके दरख्त काम है इस वक्त लाहौर में जो काम होने वाले हैं, अगर आपके लाहौर शहर में दरख्त लगने शुरू हो जाएं, जगह जगह दरख्त लगने शुरू हो जाएं, आपके कमर्शियल जो नए प्लाजाज बन रहे हैं इनके ऊपर SOPs हैं कि इनके प्लाजों के ऊपर जो है बाकायदा गार्डनिंग करनी है, तो अगर इस तरह होना शुरू हो जाए तो हम अपने देखें, एक काम होता है आप अपने घर के लिए कर रहे हैं, एक काम होता है अपने शहर के लिए कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, तो ये तो हर किसी का काम है कि लिटरिंग ना करे। अगर आपने कोई टिश्यू पकड़ा हुआ है उसको नीचे ना फेंकें, कोई भी चीज़ है आपने अपने मुल्क का ख्याल रखना है, ये नहीं सोचना कि मैं छोटा हो जाऊंगा तो मैं नीचे फेंक दूंगा। ये हमारे सारों का आपस में सफाई निस्फ़ ईमान है, आपका ईमान का हिस्सा है, तो ये ताउन करना है। ये मामला जो है बता पाएंगे, देखिए तो नहीं हमने किसी के ऊपर अगर कोई दलील के साथ एलिगेशन भी लगाना है तो उसको भी पता हो कि ये मुझे दलील के साथ पकड़ा है। हम हर चीज़ में अगर रगड़ेंगे तो प्रेशर भी हर बंदा होता है कि ये तो बात ही नहीं सही कर रहा। मकसद ये है कि हम भी कुछ उसको करके दिखाएं, वो भी यही कहते हैं कि हमारे साथ ताउन करें। मगर वज़ीर आला पंजाब का इनिशिएटिव है सुथरा पंजाब इस वक्त, और इस वाले से वो बहुत ज़्यादा हमें संजीदा नज़र आ रही है। और लाहौर डेवलपमेंट इसमें उन्होंने वापस कब आ रही है और इफ्तिताह कब होगा इसका? आई थिंक ये बताया तो ये गया कि 15 को आ जाएंगी। अच्छा, हाँ, जिस तरह एक सरकारी दौरा है, निजी तो है नहीं है, तो वो 15 को आ जाएंगी। तो 15 दिसंबर के बाद, क्योंकि अब तो इफ्ताहों का सिलसिला शुरू हो गया है, ऑनरशिप लेनी है ना हर जगह पे MPM मिलने से, तो उसके बाद उन्होंने एक बड़ा पंडाल में बैठ के ये इफ्तिताह करना है जिसमें 3 से 4 हज़ार लोग होंगे। हाँ जी, और ये इफ्तिताह भी किसी गाँव में होना है। यहाँ तक हमें रिपोर्ट है, वहाँ पे काफ़ी लोग होंगे, उनको बताया जाएगा कि हमने लाहौर शहर में ये और पूरे पंजाब में ये करने जा रहे हैं। और आपको पता ही है कि वो तमाम चीज़ें जो हैं ख़ुद से मॉनिटर कर रही हैं, और ये अच्छा है। मरियम की दस्तक और तमाम जितने भी वज़ीर आला पंजाब के जो इनिशिएटिव हैं, अब ये सुनने वाले जो है मुझे भी कई मैसेज आते हैं कि आप कोई ज़्यादा ही वज़ीर आला पंजाब पर कर लेते हैं। जो काम करता है वो बोलता है, उसके लिए बताना पड़ता है। अगर हमारे बुज़दार साहब भी काम करते तो हम बुज़दार साहब को भी बताते, और जब ये लोग काम नहीं करेंगे और तनकीद का हम निशाना भी बनाएंगे, उनको बताएंगे भी कि यहाँ पर आप गलत हैं। मुझे एक मौका अभी आप आधे मिनट का दें, मैंने ना मोहसिन नकवी साहब की बात करनी है जो हमारे कायम पंजाब। मुझे उनका ना ये गली मोहल्लों में हर जगह पे जाना अच्छा मुझे नहीं, पूरी लाहौर को लगता था। अच्छा, हाँ। तो लाहौर ये समझते हैं कि अगर वज़ीर आला पंजाब, अगर तमाम मिनिस्टर, सिर्फ DC नहीं है कि सुबह सफाई चेक करे और जगह जगह पे जाए, उनकी भी जिम्मेदारी है, वो भी जगह जगह पे जाएं, ऐसे घूमें, निशानदेही करें ताकि काम हो। एक तो आपकी करप्शन नहीं होती है और लोग अच्छे तरीके से काम भी करते हैं, ताकि उन्हें पता होता है कि कभी भी जो दौरा हो सकता है और हमारी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए वज़ीर आला खुद भी आ सकते हैं, ये मिनिस्टर्स खुद आ सकते हैं, तो ये इम्पैक्ट होता है। तो हमारे साथ इमरान अकबर मौजूद थे। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं जी, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम हुकूमत के हवाले से, इंतज़ामिया के हवाले से बात कर रहे हैं, और जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि वज़ीर आला पंजाब इस वक्त चीन के दौरे पर है और मुख्तलिफ कह लें कि वहाँ पर प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत चल रही है, और सबसे जो अहम चीज़ है जिसके ऊपर बात हो रही है वहाँ पर, वो चीन का जो विज़िट है वो पंजाब में इको फ्रेंडली बसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने सुना कि इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी, और काफ़ी देर से हम लोग ये सुन रहे हैं, बट अभी जो विज़िट किया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से, चीन में इस वक्त मौजूद है, तो इको फ्रेंडली जो बसेस है उसका भी इनिशिएटिव होगा। और बताया ये जा रहा है कि जनाब पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए चीन से मदद भी ली जा रही है। पहले भी हमने देखा कि बहुत से हमारे जो ट्रांसपोर्ट के मामलात थे या फिर उनके ताउन से ही वो तकमील पाते थे। तो अब देखते हैं कि ये मामला भी किस तरह बेहतरी की तरफ जाता है।
दूसरा जो एक और मामला है जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने एलटीए के लिए फ़ंड्स देने से इनकार कर दिया है और जितने भी कहले के तरक्याती मंसूबे थे जो ज़ेर तामीर थे वो भी रुक गए हैं क्योंकि फ़ंड्स नहीं है। तो इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं फ़ंड्स दिए जा रहे हैं, और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ैन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। ज़ैन इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ दौरे चीन पर हैं और जिस तरह मैंने बात की है कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि इको फ्रेंडली बसेस की आमद इस हवाले से देखी जा रही है, तो क्या अपडेट्स हैं और किस तरह की बसेस आने जा रही हैं और वो किस तरह हमारे लिए एक बेनिफिशियल होंगी? शुक्रिया मुनीबा, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का दौरा चीन है उसमें जहाँ पर दीगर मामला ज़ेर बहस आएंगे और दीगर MOUs साइन किए जाएंगे, वहीं पर पंजाब में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए और नई बसें दरामद करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनके फ्रेंचाइज़ और इंडस्ट्रीज़ विज़िट भी करवाई जाएंगी और ये भी तवक्को की जा रही है कि यूटोंग नामी कंपनी है उसके साथ MOU भी साइन किया जाए। ये वही कंपनी है जो 2 माह कबल शहर लाहौर समेत पंजाब भर में इको फ्रेंडली और जो बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, उनको चलाने के लिए दिलचस्पी का इजहार भी कर चुकी है। और जो टेंडर हुआ था उस टेंडर में यही जो कंपनी है ये कामयाब भी हुई है। तो वज़ीर आला पंजाब के दौरे को इसलिए ट्रांसपोर्ट के हवाले से अहम समझा जा रहा है कि इस दौरे के दौरान वो कुछ MOUs पर साइन करेंगे और उसके बाद बसों की दरामद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सही। बुनियादी तौर पर ये 7 नवंबर से 20 नवंबर गुज़िश्ता माह ये 13 दिन की एक एक्सपो थी चाइना में, जिसमें तमाम जो ट्रांसपोर्ट के सेक्टर्स हैं चाइना के और इंटरनेशनल वो इस एक्सपो में इकट्ठे हुए थे। तो उस वक्त चीनी हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा तौर पर मदऊ किया गया कि आप इस एक्सपो में शिरकत करें, यहाँ पर आकर ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम देखें और हमारी बसेस का म्यार देखें, फिर आपको उसके मुताबिक जो बसेस हैं वो फराहम की जाएंगी। लेकिन आपको पता है और आपके सुनने वालों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि गुज़िश्ता माह वज़ीर आला पंजाब अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर थी, तो इसलिए वो नवंबर वाली उस एक्सपो में शिरकत नहीं कर सकी। तो अब इस दौरे का मकसद जहां पर दीगर तजारती जो सरगर्मियां हैं और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग देना, वहीं पर वो एक्सपो जो वो मिस कर चुकी हैं उसके तसलसल में उन कंपनीज़ को दोबारा मिलना है ताकि बसें दरामद की जा सके। सही, ठीक है। अब इन बसों की तादाद ये कब आएंगी, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बारहा गुफ्तगू कर चुके हैं और वो कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, तो पता नहीं ये बसें कब आनी है। लेकिन उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। पिछले 2-3 सालों से तो हम सुन ही रहे हैं कि अभी आ रही है, पता नहीं कहाँ रह जाती है दरमियान में ही वो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इससे पहले जब निगरान दौरे इक़्तिदार था तब भी यही बात होती थी कि जो बसेस हैं, बसेस हैं वो आना शुरू हो गई हैं, बस उनके टेंडर हो गए हैं, ये उनका मॉडल है, इतने फिट लंबी होगी, इतने फिट चौड़ी होगी, इतने मुसाफिरों को एंटरटेन करेंगे। फिर वो निगरान दौर ख़त्म हो गया तो ये जमहूरी हुकूमत आ गई मरीम नवाज़ की। तो इनकी हुकूमत के आगाज़ से ही यही बाज़ गश्त सुनते आ रहे हैं कि बसें आ रही हैं, बसें आ रही हैं। तो फिर बात वही कि आँख को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आज लेकिन लगता है आपको एक खास शेर याद करके आए हैं कि मैंने ये बोलना ही बोलना है, डेडिकेट करना है पंजाब हुकूमत को। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें हर गुजरते दिन के साथ डेवलपमेंट हो रही है। हाँ, ये तो कोशिश हो रही है कि बसें मंगवाई जाएं। और जहाँ पर ये बसें पंजाब और लाहौर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर करने में मदद करेंगी, वहीं पर स्मोक पर काबू पाने में इनका अहम किरदार होगा। ऐसे लेकिन मुझे ये बताएं कि इससे पहले भी हमने मॉडल्स देखे हैं कि चाइना से मॉडल लेकर आया जाता है या उनके साथ ताउन करके MOU साइन करके यहाँ पे एक कह लें कि ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क बिछाया जाता है। स्पीडो बसेस ले लें या इस तरह बाकी जो बसेस हैं, कुछ साल जब वो नई आती हैं तब तो वो बड़ी अच्छी रहती हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा रहता है और सही सहूलत दे रही होती है। कुछ सालों बाद मामला जो है वो बिगाड़ की तरफ चले जाते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इसमें मुनीबा एक चीज़ तो सबको क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो लाजवाल है। वो तो है। और चाइना ने हमेशा
पाकिस्तान पे चाहे मुश्किल वक्त है या अच्छा वक्त है, चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। अब अगर सिर्फ लाहौर की बात आ जाए तो 2014 में $1.62 बिलियन हमें उधार देने वाले ये ऑरेंज ट्रेन बनाने के लिए वो चाइना का एग्जिम बैंक ही था। इसके अलावा सी पैक का प्रोजेक्ट हमारे पास मौजूद है जो कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसके अलावा और ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दीगर जो सोलर एनर्जी और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें चाइनीज़ कंपनी का अहम किरदार है। अब जब वो बसेस हमें यहाँ पे दे देते हैं फिर उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हम उनकी मेंटेनेंस करें। अब ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमें जो चीज़ तोहफे में मिलती है या जो चीज़ हमें मदद के लिए आती है हम उसका ख्याल नहीं रखते। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि चाइनीज़ इंजीनियर खुद आके इन बसों को ठीक करें। ये तो हमारी वर्कशॉप्स का और हमारे यहाँ पर जो मौजूद कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या वेंडर्स हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये उसकी कम से कम ऑपरेशन और मेंटेनेंस तो ठीक करें। अगर आपने उनसे कर्ज लेके एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया तो क्या आप वो आके यहाँ पे बसें भी चलाएं आपको? ये तो सरासर ज़्यादती है ना। कुछ तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए ना। गवर्नमेंट हमें दर्ज देती रहती है कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबूत दें, तो वो भी तो रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का सबूत देना। क्या रियासत की जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि वो हमें बेहतर ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट आपको मिल चुकी है, जो उधार मिल चुकी है, मुफ्त मिल चुकी है, खैरात में मिल चुकी है, उसका तो ख्याल रखें। निशानदेही आपकी बिल्कुल ठीक है कि इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से नहीं रखा गया। यही वजह है कि इस वक्त लाहौर की जो मेट्रो बस है वो ज़बूहाली का शिकार है। स्पीडो बस सड़क पर चल रही होती है तो काला धुआं दे रही होती है। एक तरफ हम ये दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगा के इनको बंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम शहर में खुद सरकारी सतह पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां चला रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब को, व्हीकल एग्जामिनर को, विक्स को और जो दीगर इदारे हैं ट्रांसपोर्ट के, उनको इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए और इसकी मतलब ऑपरेशनल और मेंटेनेंस हमारा वो कह ले कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है, तो उस पे हमने ख्याल रखना है कि अगर कोई हमारे साथ इतना कह लें कि मदद हमारी कर रहा है कि हमारी ट्रांसपोर्ट बेहतर हो सके तो उसका ख्याल खुद रखे। दूसरे रूट्स भी तो होने चाहिए ना, रूट्स भी बंद कर देते हैं फिर। ये आधे से ज़्यादा रूट्स तो बंद हैं हमारे यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो। लाहौर में अगर लोगों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करनी है तो कुल 121 रूट्स दरकार हैं। 121 रूट्स के ऊपर बसें चलनी चाहिए। वैसे तो लाहौर के वासियों को तकरीबन 1361 बसों की ज़रूरत है, लेकिन अभी ये 637 बसों का एग्रीमेंट हो रहा है जो कि इंपोर्ट की जाएंगी, जिसका अभी हम तज़किरा कर रहे थे चाइना के साथ। अब 121 रूट में से 9 रूट हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे ही बंद हैं। 121 में से सिर्फ 9 रूट्स जो है ऑपरेशनल है। 9 रूट्स ऑपरेशनल वही कह रही हूँ, सिर्फ 9 रूट्स ऑपरेशनल। सिर्फ ना करें ना, सिर्फ 112 रूट बंद हैं। अच्छा, हाँ, और 9 रूट्स के ऊपर इस वक्त वो बसें चला रहे हैं। तो ये अगर लाहौर में स्मोक पर काबू पाना है, फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाना है, लाहौर पर बढ़ता हुआ जो ट्रैफिक का दबाव है उसको कम करना है, लोगों को बेहतर मेयार ज़िंदगी फराहम करना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को नीचे लेके आना है, तो फिर ये 121 रूट्स को फाल करना पड़ेगा। इनके ऊपर इलेक्ट्रिक 9 तो फाल है ना, ऐसे ना करें कि अब 121 112। हाँ, 112 सिर्फ 112 बंद है, बाकी 9 चल रहे हैं। सिर्फ 112 को फाल कर दें। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तनकीद वो ज़्यादा ना ले लें कि वो 112 को फाल कर दें, 9 ये बंद कर दें कि 9 का क्यों हवाला दिया जा रहा था बार बार। तो वो जो 9 ऑपरेशनल है मुनीबा, उनके ऊपर भी जो ट्रांसपोर्ट चल रही है ना, उसका भी बुरा हाल है। चिंचियाँ वहाँ पे चल रही हैं, रिक्शे वहाँ पे चल रहे हैं, और जो मुजरे सेहत धुआं जो है वो पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो मुजरे सेहत धुआं आपकी सेहत पे तो इस वक्त उसका ज़्यादा असर नज़र आ रहा है। तो जहाँ पे मोटरसाइकिल रिक्शा वहीं पे चल रहे हैं मुनीबा, जो वैगनें और बसें उस रूट के ऊपर चल रही हैं ना, कोई अक्लमंद आदमी जिसके पास कोई ट्रांसपोर्ट का सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं है, वो भी उनको फिटनेस सर्टिफिकेट ना दे जो हमारे इदारों ने उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दिए हुए हैं कि उनके जो गाड़ियों के शीशे हैं वो टूटे हुए हैं, उनके जो एक्सेल हैं वो बेहतर नहीं है, आए रोज़ इन गाड़ियों में आग लग जाती है, उन्होंने LPG सिलेंडर उन गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी तरह के हिफाजती इक़दाम नहीं है, ओवरलोडिंग है, जो वज़ा करदा SOPs हैं उसके मुताबिक सवारियों को अंदर बिठाया नहीं जा रहा, उतनी स्पेस नहीं दी जा रही, तो जो 9 ऑपरेशनल हैं वो भी तो ना होने के बराबर हैं।
तो इसलिए मैं कह रहा था 121 के ऊपर ही नई गाड़ियां चला दें तो ये इनकी मेहरबानी ज़्यादा होगी। बेहतर है। चले अब अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से, होपफुल हैं हम लोग भी हमेशा की तरह इस दफ़ा भी कि जनाब जब वज़ीर आला पंजाब आएंगी वापस विज़िट करके चाइना का, तो उसके बाद अच्छी कह लें कि कुछ न्यूज़ हमारे सामने आएंगी, और जब ये दरामद कर ली जाएंगी इलेक्ट्रिक बसेस इको फ्रेंडली जो होगी, तो इसका ख्याल भी हम लोग ही रखेंगे। और जो ट्रांसपोर्ट के वाले से एक इमेज हमारे दिमाग में आ रहा है कि जब ये बसेस चलेंगे और हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हम लोग वो ही देखना चाहेंगे। एक और स्टोरी है जिसके ऊपर हमने ज़हन बात करनी है कि पंजाब हुकूमत ने एलडीए के लिए फ़ंड्स नहीं मुख्तस किए, यहाँ पर जो मुख्तस है वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है कि माली साल 2024-25 में एलडीए पंजाब हुकूमत ने फ़ंड्स ही नहीं दिए हैं उन्हें, वजह क्या है? माली साल 2024-25 के 6 माह गुजरने को हैं, आधा साल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इस आधे साल में ये जो लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी ज़ेर तमीर मनसूबों की तकमील करना और नए मनसूबाजात को शुरू करना, ये पंजाब हुकूमत की तरजीहात में नहीं रहा। अच्छा। गो के बजट में मेगा प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए, जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं उनके लिए फ़ंड्स का जिक्र भी किया गया और उनकी मंजूरी भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की तरफ से फ़ंड्स का इजरा नहीं किया गया, जिसमें निगरान दौर इक़्तिदार में बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। रिसेंट एक माह कबल वज़ीर आला पंजाब की तरफ से उसका इफ्तिताह भी कर दिया गया, लेकिन अधूरे मनसूबे का इफ्तिताह किया गया। उसका फ़ेज़ 2 शुरू नहीं किया गया और हुकूमत ने उसके फ़ेज़ 2 के लिए फ़ंड्स भी जारी नहीं किए। इसके अलावा लाहौर का ये दाखिली और ख़ारजी रास्ता है जहाँ पर रावी ब्रिज तो सी मनसूबे पर काम जारी था, वो भी मनसूबा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, अब थोड़ा सा उसका काम रह गया, लेकिन उसके भी फ़ंड्स नहीं जारी किए जा रहे, वो भी काम वहाँ पे रुक गया। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से एलडीए की तरफ से ट्रैफ़िक दबाव को कम करने के लिए और नए रास्ते लाहौर में बनाने के लिए 4 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स का मंसूबा हुकूमत को दिया गया। हुकूमत ने उस मंसूबे का बड़े तमतराक से ऐलान भी किया कि हम लाहौर में 4 नई मतवाज़ी सड़कें बना रहे हैं। हुकूमत की तरफ से मंजूरी दे दी गई, एलडीए गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दे दी। मंजूरी ये हुई कि ग्रांट इन एड के तहत हुकूमत इन 4 मतवाज़ी सड़कों की तमीर के लिए फ़ंड्स का इजरा करेगी, लेकिन हुकूमत ने ऐलानात के बावजूद वो 4 सड़कों के भी पैसे जारी नहीं किए, जिसकी वजह से उन पे रीज़न बिहाइंड इट के मतलब क्या ये तरजीहात में शामिल नहीं है या अभी वो समझ रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है और वो पैसे कहीं और लगा दिए जाएं किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ पर करप्शन की वजह से ये मामलात इस तरह जा रहे हैं? अच्छा, अगर माजी का प्रेसिडेंट देखें तो जब भी कोई नई हुकूमत आती है वो आते साथ ही अपने पहले माली साल में तरक्याती मंसूबे शुरू नहीं करती। अच्छा। तो एक तो माजी का प्रेसिडेंट कुछ इसी तरह बताता है कि पहला माली साल होगा तो उसमें तरक्याती काम नहीं किए जाएंगे। दूसरा, इस वक्त हुकूमत की जो तरजीहात है, हुकूमत इस वक्त अगर सिर्फ लाहौर की हद तक देखा जाए तो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के ऊपर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ किए हुए है कि गलियां सड़कें उखाड़ी, गलियों में सीवरेज और वाटर सप्लाई सिस्टम बिछाया जाए। तो तमाम जो फंड्स हैं वो उधर मुंतकिल किए जा रहे हैं, इन मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। इसके अलावा हुकूमत का इस वक्त नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट जो कि ये सेलेस्टिया टावर और बाकी दीगर मनसूबाजात शुरू करने हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, वो इसलिए भी मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। लेकिन जो मैं फोर्स ही कर रहा हूँ वो यही नज़र आ रहा है कि इस माली साल 2024-25 में मुसलसल इन मेगा प्रोजेक्ट्स को नज़रअंदाज किया जाता रहेगा। मेगा प्रोजेक्ट्स लाहौर में शुरू नहीं होंगे। अच्छा। सड़कों के हवाले से, फ्लाईओवर और अंडरपासेस के हवाले से में भी 2025-26 का जब माली साल शुरू हो तो इसमें लाहौर में को मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज़ कर दिया जाए। फिलहाल इनको नहीं शुरू किया जाएगा, ब्रेक ही लगी रहेगी। हमने पहले भी तो देखा है जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस थे, आपको याद हो कि वो भी नहीं मुकम्मल हो पाए थे, अभी भी काफ़ी हद तक मुकम्मल नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को एटलीस्ट इस चीज़ के ऊपर लाजमी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के चचा शहबाज शरीफ का ये प्रोजेक्ट था। 2000 अरीना वॉक इन शॉप सेंटर भी उन्हीं का प्रोजेक्ट था, वो भी नहीं हो सका, अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो सका। तो ये चीफ मिनिस्टर साहिबा को इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर खसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए थी
और उन्होंने बजट की दस्तावेज़ात तो यही बता रही थी कि ये बहुत तवज्जो दे रहे हैं। ये तो उसके बाद नज़र आया कि एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, इनके एक्शन बता रहे थे कि ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को मुकम्मल नहीं करेंगे। यही वजह है कि जब जितने भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस का इफ्तिताह हुआ वो निगरान दौरे इक़्तिदार में हुआ। जून 2024 से लेके अभी तक मरियम नवाज ने किसी भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह नहीं किया, ना ही उनके फंड्स जारी किए। हालांकि फंड्स के हसूल के लिए LDA की तरफ से 8 चिट्ठियां भी पंजाब हुकूमत को लिखी गई कि फ़ंड्स जारी कर दिए जाएं, लेकिन मुसलसल इस मामले को तूल दिया जा रहा है। हर चिट्ठी के जवाब में कोई ना कोई वजाहत दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये पैसे क्यों दरकार हैं। जिस तरह शौकत खानम वाली लाइन सड़क का जो है वो और पिछले दिनों भी एक वहाँ पे जो सड़क में गड्ढा पड़ गया, शगाफ पड़ गया, वो तो इस वक्त ज़रूरत है, उसको तो तब्दील कर देना चाहिए। उसकी भी रिसेंट महकमा PND ने मंजूरी दे दी है, लेकिन फंड्स उसके भी जारी नहीं किए जा रहे। तो मुसलसल मामले को ना तूल दे रहे हैं और फोर्स ही यही किया जा रहा है कि हो सकता है इस माली साल में ये मेगा प्रोजेक्ट्स पर आगाज़ ना हो सके। फ्लाईओवर अंडरपासेस का शहर लाहौर मजीद फ्लाईओवर अंडरपास इस साल नहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है, जितने भी ये सारे प्रोजेक्ट थे जिसके ऊपर बात की जाती थी वो नहीं फ़िलहाल शुरू होंगे, लेकिन जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके ऊपर फ़िलहाल फोकस किया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से। तो ये मामलात थे जनाब जिसके हवाले से हम शेख ज़ैनुल आबिदीन से बात कर रहे थे। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। इसी नोट पर हमें आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।